ए उशाक गए वादा-ए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर। पाकिस्तान के एरिया को अगर हम देखते हैं तो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर तकरीबन बनता है, जो फ्रांस और यूके को मिलाकर हम कह सकते हैं कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा बनेगा। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई थी। उस दौर में इसी रीजन नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1000 से ज़्यादा बस्तियां आबाद थीं और मोहनजोदड़ो जैसे शहर 40-45 हज़ार लोगों की आबादी थी, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार होते थे। लेकिन कोई भी ऐसी अनएम्बिगुअस इंफॉर्मेशन जो बगैर किसी शक व शुबे के हो, वो महफूज नहीं रही। नहीं पता कि उनके हुक्मरान के नाम क्या थे, उनकी शहरी ज़िंदगी क्या थी। बादशाह तो अगर नहीं भी हों तो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स तो होंगे। उन लोगों के नाम क्या थे, उनकी कहानियाँ क्या थी, उनके हीरो कौन थे, उनके विलन्स कौन थे। कोई सस्वी, कोई पुन्नू, कोई हीर, कोई रांझा, कोई सोनी, कोई माहिवाल। उनका मज़हब क्या था, उनकी ज़ुबान क्या थी, कुछ नहीं पता कि जो तस्दीक कर सकें कि हाँ ऐसा ही था। हमें सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट्स का उनका पता है, उनके शहर, उनके खंडरात और उनमें क्या इकोनॉमी होती थी, क्या अंदाज़ा हो सकता था, क्या ट्रेड, क्या फूड, इसका हमें पता है। और ये सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट्स होते हैं। उनकी शख्सियत क्या थी और मोहनजोदड़ो का नाम क्या था, आज के लोगों ने ये मोहनजोदड़ो का नाम दिया है, उस दौर में मोहनजोदड़ो का नाम क्या था ये भी हमें पता नहीं है। When I was a student, I dreamt of finding that in Balakot, in Harappa, in many places. After 40 years of excavation, I begin to wonder if the Indus people ever wanted us to read their writing. ये भी बात है ना कि शायद उनको किसी को समझाने के लिए नहीं चाहते थे। मेरा नाम फैज़ान मोहम्मद है और आज का टॉपिक है रीडिस्कवरिंग द लॉस्ट पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसा कहा जाता है कि कदीम दौर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग तारीख को लेकर इतने सीरियस नहीं थे और मोस्टली ओरल इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन प्रिजर्व करते थे। ये बहुत से इंडियन स्कॉलर्स और इंडियन स्पिरिचुअल लीडर्स ने भी यही कहा है, क्योंकि उनका इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द स्क्रिप्चर्स हैं जो कि वर्ड ऑफ माउथ से ट्रांसफर हुई थी। The interesting thing is, one tradition, Indian, ancient Indian one, is oral, but then they were orally composed. We never say this was written by someone. We say composed. ये बात पार्शली तो सच कह सकते हैं, क्योंकि वेदास हिंदुइज्म की सबसे एंशिएंट किताबें हैं और उसका मतलब यही है कि ओरल ट्रेडिशन। लेकिन ये बात इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़माने में हम कह सकते हैं कि पार्शली सही होगी और फुली सही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर एक वेल डेवलप्ड इंडस स्क्रिप्ट बन गई थी। The origins of writing of the Indus civilization we can clearly see starts from the early Harappan, the Cotdijian, and then the Harappa phase. The late Harappan has no writing. So writing began to disappear at around 1900 BC. वेदास हिंदुइज्म की सबसे पुरानी स्क्रिप्चर्स हैं। ये ओरली तो पता नहीं है कब से हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में हम कह सकते हैं कि इनके एविडेंसेस 1200 से 800 कबल मसीह बिफोर क्राइस्ट के मिलते हैं, जबकि इंडस स्क्रिप्ट के रिटन एविडेंस 2500 कबल मसीह से मिलते हैं। 2500 बिफोर क्राइस्ट तक से इनके मिलते हैं और ये स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हुई, लेकिन ये स्क्रिप्ट थी और ये सिर्फ ओरल ट्रेडिशन नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हम जेनेटिक्स के ज़रिए एंसेस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं और उनके माइग्रेशन पैटर्न्स को भी हम देख सकते हैं कि वो कहाँ से आए थे वो भी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इतना हम जेनेटिकली एडवांस नहीं है और उसकी वजह यह है कि सैंपल साइज बहुत ही कम है। मोहनजोदड़ो जिसकी आबादी 40-50 हज़ार लोग थे, वहाँ सिर्फ 16 से 20 स्केलेटन्स मिले हैं, वो भी ज़मीन पर बगैर किसी बरियल्स के हैं, बगैर किसी दफनाने के हैं। तो हो सकता है कि वो लोग फॉरेनर्स हों, क्योंकि
के 40-50 हज़ार की आबादी है तो ये नॉर्म तो नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि वो लोग जो दफनाते थे वो शहर के आउटस्कर्ट्स में दफनाते थे, एतराफ में कोई कब्रिस्तान हो जो आज तक हमें डिस्कवर नहीं हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि क्रीमेशन की प्रैक्टिस हो, जला देते थे जिस तरह आज हिंदुइज्म में क्रीमेशन की प्रैक्टिस है। लेकिन मेहरगढ़ की वीडियो में हमने बताया था कि मेहरगढ़ के लोग जो कि इनसे पहले के थे बलूचिस्तान में, वहां पर क्रीमेशन नहीं थी, वो मुर्दों को दफनाते थे। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है, मकली का कब्रिस्तान जो कि ठट्टा में वाक़ है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, इस तरह से कोई कंबाइंड सेमेट्री हो, क्योंकि इसका एग्जाम्पल तो हमारे पास है ठट्टा में मकली की सूरत में। तो ऐसी कोई एक कंबाइंड सेमेट्री हो जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो सकी, जहाँ पर इंडस वैली के बहुत सारे स्केलेटन्स हो, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक जेनेटिक एविडेंस का सोना और खजाना हमें मिल जाए, जिससे बहुत ही अच्छा होगा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट डिसाइफरमेंट में भी उनके इंडस सिविलाइजेशन के लोगों की एंसेस्ट्री को ट्रेस करने से कि वो कौन थे और कहां से आए थे। ऐसे ही मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि रानी कोट फोर्ट जो कि सेवन के पास एक किला है, और सेवन भी बहुत कदीम पुराना शहर था, आमरी उसके पास है। आमरी एक बहुत सबसे पहला सिंध में जब ये आए थे तो उन्होंने आमरी को बनाया था 3600 कबल मसीह में। उसके बहुत करीब है रनी कोट फोर्ट, और रनी कोट फोर्ट को लेकर भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि ये फोर्ट यहाँ पर कैसे आया, किन लोगों ने बनाया और इसका पर्पस क्या था। इतनी विल्डरनेस में यहाँ पर तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो इतने बड़े फोर्ट की जरूरत नहीं है, और ये दुनिया का अगर सबसे बड़ा फोर्ट नहीं है तो ये दूसरे तीसरे नंबर पर तो दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट होगा। 30-40 किलोमीटर पर ये फोर्ट है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक इस तरह का मकली के जैसा इनका कब्रिस्तान मिले। ये एक ऐसे ही सिक्स सेंस है, अगर इसकी एक्सकेवेशन नहीं हुई। लेकिन आमरी के करीब रनी कोट फोर्ट, यहाँ पर जो इनकी शक्ल है पहाड़ों की, काले और इस किस्म के, तो यहाँ पर टीले भी हो सकते हैं, जिससे हम कहते हैं दड़ो। तो दड़े या टीले या जो माउंड होते हैं मट्टी के लेयर्स के, वो भी हो सकते हैं, और उनके नीचे हो सकता है कि कोई ऐसा कब्रिस्तान हमें मिल जाए। लेकिन ये किसी स्कॉलर ने किसी किताब में नहीं कहा, ये ऐसे ही मेरी एक सिक्स सेंस है। सबसे पहले जो रिटन किताब है, वो रिटन स्क्रिप्ट है, वो अशोका मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर हुई थी। इसका 268 बिफोर क्राइस्ट से 232 बिफोर क्राइस्ट तक इसका पीरियड था। और ये तकरीबन 30 पिलर्स हैं, सुतून हैं, जो इंडिया के चारों कोनों में मुख्तलिफ जगहों पर ये बनाए गए हैं, और इनमें स्क्रिप्ट हैं, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं। और सबसे ज्यादा तो इसमें एक लैंग्वेज है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, फिर प्राकृत लैंग्वेजेस आ जाती हैं। खरोस थी, ये एक लैंग्वेज थी नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पर ये है, और कुछ ग्रीक और अरामाइक भी लैंग्वेजेस इसमें ऐड हैं। ये एक खजाना है रिटन स्क्रिप्ट्स का, जो सबसे कदीम पुरानी, जिसमें ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें रीजनल लैंग्वेजेस में भी अशोका ने वो पिलर्स लिखवाए थे, और इसका बेसिकली पर्पस ये था कि दीज वर द पिलर्स ऑफ धर्मा, अशोका का रिलीजन और पूरी लाइफ स्टोरी उनकी, और ये सारा उन्होंने इन पिलर्स में लिखा हुआ है। इससे पहले कोई ऐसा रिटन रिकॉर्ड नहीं है। फॉरेनर्स आए हैं, उन्होंने मेंशन किया है। ग्रीक्स आए हैं, अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर 4th सेंचुरी बीसी में आए हैं। उससे पहले 6th सेंचुरी बीसी में हम कह सकते हैं कि पर्शियंस आए हैं, डेरियस बादशाह, इन्होंने यहाँ पर प्रोविंसेस बनाए हैं। और उससे पहले वेदा के स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स हम कह सकते हैं कि रिटन फॉर्म में नियरली अबाउट 800 बिफोर क्राइस्ट टू 1200 बिफोर क्राइस्ट ये कोई एरा था। और इंडस वैली का एरा तो बहुत पुराना था, वो 2500 कबल मसीह का जो मैच्योर फेस है, जो जहाँ पर ये बड़े बड़े शहर बने हैं, ये वो एरा था। इस एरा के बारे में डायरेक्ट रेफरेंसेस हिंदू स्क्रिप्चर्स में नहीं है, मतलब ऐसे नहीं लिखा हुआ कि मोहनजोदड़ो का शहर ये था, हड़प्पा का शहर ये था, मोहनजोदड़ो के लोग इस तरह से थे, उनकी कहानियां ये थी। लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिलते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंसेस को हम बाद में जब आर्यंस को पढ़ेंगे तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंसेस को हम देखेंगे। आज हम डायरेक्ट रेफरेंसेस को देख रहे हैं कि कोई ऐसे डायरेक्ट रेफरेंसेस मिलें कि वो लोग कौन थे।
और ये डायरेक्ट रेफरेंसेस फॉरेन अफेयर्स में ही मिलते हैं इंडस सिविलाइजेशन के। बेसिकली इंडस सिविलाइजेशन जो थी वो 24th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से 19th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट पर ये इनका एक उरूज का दौर था, राइज का दौर था। और इस दौर में ये एक शहरी जिंदगी में ये सिविलाइजेशन कन्वर्ट हुई। इनके राइज के दौर में ही फॉरेन में इनकी स्क्रिप्ट्स मिली हैं या इनकी सील्स मिली हैं, और उसके अलावा फॉरेन के अपने भी जो राइटिंग है वहाँ पर इनके नाम वगैरह मेंशन है। तो हम ये मॉडर्न डे इराक है जहाँ पर सबसे बड़ा हमारा इनका प्लेयर है। ये ओल्ड वर्ल्ड थी जहाँ पर इजिप्ट था और मेसोपोटामिया था जो मॉडर्न डे इराक है, और उसके अलावा मिडिल ईस्ट के इलाके थे, ईरान था, ये पुरानी वर्ल्ड थी। तो यहाँ पर मॉडर्न डे इराक जो के सरजमीन है दो दरियाओं की, तो दो दरिया यूफ्रेट और टाइग्रस, दरियाए दजला और फरात, दो दरियाओं को मिलाएंगे तो इसका वर्ड का नाम भी मेसोपोटामिया है, मतलब के लैंड ऑफ टू रिवर्स। तो ये एक इलाका था। यहाँ पर सबसे पहले सुमेर, उन्होंने 5000 कबले मसीह में शहर बनाए बड़े, जिस तरह से हमारे पास वो 2500 कबले मसीह में बने। और सिविलाइजेशन तो हमारी 7000 कबले मसीह से शुरू होती है, लेकिन शहर की बात कर रहा हूँ, अर्बन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये सी ट्रेड शुरू हुई है इन ममालिक के, इन एरियाज के दरमियान। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया में सुमेरियंस आया। सुमेरियंस के बाद जब इंडस सिविलाइजेशन के उरूज का दौर था 24th सेंचुरी से 19th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में, तब वहाँ पर अक्कादियंस, जो अक्काद है वो सुमेर से ऊपर वाला इलाका, सेंट्रल और अपर मॉडर्न डे इराक है, मेसोपोटामिया है, वहाँ के लोगों ने यहाँ पर सुमेर और अक्काद के नाम से इस लैंड को फिर जानने लगे। और उनका एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसका नाम था सारगोन ऑफ अक्कद। सारगोन ऑफ अक्कद ने दुनिया की सबसे पहली एक एम्पायर बनाई थी। तो ये वहाँ के रेफरेंसेस हैं। उसके अलावा इंडस वैली का दौर इनके बाद भी तकरीबन चलता है, 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी कबले मसीह तक ये चलता है। और इसमें डिफरेंट सिटी स्टेट्स हैं, उनकी इंडिपेंडेंट इंटरेक्शन भी इंडस वैली के लोगों के साथ डॉक्यूमेंटेड है। इनमें नियर ईस्ट के लोग थे। नियर ईस्ट में मॉडर्न डे बहरीन, जिसको दिलमून सिविलाइजेशन कहते थे। दिलमून में बहरीन एक नहीं था, और भी इसके आसपास के आइलैंड्स थे, फलाइका हो गया और तारूत हो गया, इस किस्म के नाम थे। और उसके बाद ओमान है, जिसको उस दौर में मगन कहते थे। ओमान के साथ साथ ईरानी मकरान का रीजन, जो हमारे पाकिस्तानी मकरान से, बलोचिस्तान से ये कंटिन्यू होता है। ये सेम किस्म का एक साहिली समुंदर का बेल्ट है जो ईरान तक भी जाता है। ओमान में ये इलाके भी थे। इनसे मेसोपोटामिया, सुमेर एंड अक्काद और दिलमून और मगन, इनसे इनके सी ट्रेड थे बिटवीन 24th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। समुंदर के जरिए तिजारत थी और कनेक्टिविटी थी। फॉरेन स्क्रिप्ट्स, मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स हैं इंडस वैली में, और उनको हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीडिस्कवर कर सकते हैं कि ये लोग कौन थे। इंडस स्क्रिप्ट तो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई, हम कंफर्म से नहीं कह सकते कि इंडस स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ की स्क्रिप्ट्स, रिटन रिकॉर्ड्स वो डिसाइफर हो गए हैं। 100% तो नहीं हुए, लेकिन 70-80% वो रिकॉर्ड्स डिसाइफर हो गए हैं। और उनमें सुमेरियन स्क्रिप्ट है जो मेसोपोटामिया, सुमेर एंड अक्काद में थी, वो डिसाइफर हो गई है। और सुमेरियन स्क्रिप्ट के बाद एक और एडवांस स्क्रिप्ट आई थी, कुनाइफॉर्म। ये भी बहुत पुरानी थी। वैसे तो ये दोनों इंडस स्क्रिप्ट से पुरानी है। इंडस स्क्रिप्ट हम कह सकते हैं कि 2500-2600 कबले मसीह से इसका पीरियड शुरू होता है, और ये कुनाइफॉर्म स्क्रिप्ट 3000 कबले मसीह में थी। और सुमेरियन भी हम कह सकते हैं कि 3500 कबले मसीह मैक्सिमम तक ये होगी। तो कुनाइफॉर्म बेसिकली सुमेरियन स्क्रिप्ट क्या ही एक एवोल्यूशन था कि पहले वो सिंबल्स बनाते थे, फिर कहते थे कि अब ये स्क्रिप्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है, बहुत सारे सिंबल्स हो गए हैं जानवरों के, इनको कंपाइल किया जाए, शॉर्ट किया जाए। तो कुनाइफॉर्म का मतलब ये है कि वेज लाइक, मतलब कि एक छोटी सी एक स्टिक होती थी, उस पे लास्ट में एक वेज किस्म का एक शार्प पॉइंट होता था। तो वेज एक डिजाइन थी, तो वो इस तरह से मिट्टी में लगाते थे, तो वो एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती थी, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस में वो स्क्रिप्ट बन गई थी। पहले तो ये लिखते थे ना कि सिंबल्स बनाते थे जानवरों के, लेकिन अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस में तो ये बहुत ही फास्ट होगी। जिस तरह से हमारे यहाँ पिक्थल राइटिंग है और कोर्ट लैंग्वेजेस हैं, क्लर्की की लैंग्वेजेस होती हैं, रिटन जो हम पढ़ते हैं, फास्ट ट्रांसलेशन में भी, या आप किसी के
पीए होते हैं, तो वो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग्स और क्या कहा गया है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये भी इस किस्म की एक वेज लाइक कुनाइफॉर्म स्क्रिप्ट थी। और ये स्क्रिप्ट सुमेरियन स्क्रिप्ट का एवोल्यूशन था, लेकिन ये बहुत एडवांस हो गई थी। अब बहुत सारे लोग, बहुत से लैंग्वेजेस इस स्क्रिप्ट में लिखनी शुरू हो गए थे। सुमेरियन लैंग्वेज भी लिखते थे, अक्कादियन लैंग्वेजेस भी लिखते थे, और दूसरी लैंग्वेजेस भी अब इस स्क्रिप्ट में, इजिप्शियन भी कभी कभी हो जाती थी, और बहुत सारी लैंग्वेजेस इस स्क्रिप्ट में, एलामाइट लैंग्वेजेस भी ये इस स्क्रिप्ट में लोग लिखना शुरू हो गए थे। एक किस्म की लिंगुआ फ्रांका हो गई राइटिंग स्क्रिप्ट। तो इस स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ इंडस वैली के बारे में कुछ चीजें हमें मिली हैं। स्क्रिप्ट्स ज़्यादातर सील्स में मिली हैं। सील्स छोटी होती थी, कुछ सेंटीमीटर कुछ इंचेस होती थी, और ये ट्रेड रिलेटेड आइटम था। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होती थी तो उसके साथ ये सील्स भी होती थी। या तो ज़्यादातर सामान को सील करने में काम आती थी, या इसका ऑनर को आइडेंटिफाई करना, या जो जिसको हम रेसिपिएंट हैं, या बीच में कोई इंटरमीडिएटरी है, ये सारी चीज़ें उसमें आइडेंटिफाइड थी। स्क्रिप्ट भी था, आइडेंटिफिकेशन भी थी, और इसके पर्पस और भी होंगे। जिस तरह से कुछ सीलों में धागों के सुराख दिखाई दिए गए हैं, तो ऐसा लगता है कि लोग गले में भी ये पहनते थे, तो तावीज़ किस्म का भी हो सकता है, इसमें रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी इसकी हो सकती है। लेकिन ट्रेड रिलेटेड भी यही प्रोसीजर था। तो हम क्योंकि लॉस्ट डिस्कवरी कर रहे हैं लोगों की, वो लोग कौन थे, कोई ऐसी डायरेक्ट एविडेंस मिले, तो हम इसको ट्रेड रिलेटेड आइटम ही करके उसी कैटेगरी वाले आइटम्स को हम देखते हैं। इंडस वैली में ये सील्स, इनमें जानवर होता था, ऊपर ये रिटन स्क्रिप्ट होती थी जो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। ये सील्स तकरीबन 4000 से ज्यादा ये मिली हुई हैं, और 40 साइट्स, तकरीबन 40 लोकेशंस, शहर, गांव, कस्बे, एरियाज, 40 एरियाज इंडस वैली की हैं जहां से ये सील्स मिली हैं अभी तक, और 20 एरियाज फॉरेन की साइट्स हैं। तकरीबन 3500 ऑब्जेक्ट हैं जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ये ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, 3500, और 300 ऑब्जेक्ट्स हैं लोथल और कालीबंगन से मिले हैं, ये शहर थे। और उसके अलावा 83 ऑब्जेक्ट्स चाहूजोदड़ो से मिले हैं, 37 बनावली से मिले हैं, एंड सो ऑन। ये भी एक पुरानी सोर्स है, और अभी नई जो फाइंडिंग्स होती रहती हैं सील्स की, और ये फिगर इनसे थोड़ी ज्यादा होगी, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा होगी। रीडेबल साइंस लेजिबल हैं जो हम पढ़ सकते हैं वो 3700 हैं। ये फिगर पुरानी है, 30 साल पहले की है। और काफ़ी सेवरल 100 साइंस को लेफ्ट आउट कर दिया गया है। लेकिन ये साइंस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जिस तरह से प्रोग्रेस कर रही है टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर जनरेटेड अगर कोई चीज़ टूटी हुई है और उसका नहीं है, तो कंप्यूटर वो बता देगा, प्रेडिक्ट करेगा कि ये सिंबल्स जो जहाँ पर नहीं है वो ये हो सकते हैं। काफ़ी सौ तो रीडेबल नहीं है, लेकिन उनको भी कंप्यूटर की मदद से रीड किया जा सकता है। तकरीबन 500 ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड हैं, सील्स रिपीटेड हैं स्क्रिप्ट, और 1400 डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट का भी एक सिग्निफिकेंस है, और ये इसलिए डुप्लीकेट का सिग्निफिकेंस है क्योंकि हमें पता है कि अब ये एक सील जो है वो डिफरेंट लोगों को दी जा रही है, प्रोबेबली सेम कैटेगरी के लोगों को दी जा रही है, और इसका कोई फंक्शन होगा, या हो सकता है नाम सेम हो। सील्स में क्या लिखा हुआ है? इनमें एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इंडस स्क्रिप्ट तो डिसाइफर नहीं हुई है। ये सिंबल्स हैं जानवरों के और अननोन चीज़ों के, अब ये और लाइन वगैरह के, और ये बहुत ही शॉर्ट हैं। एवरेज 5 वर्ड्स हैं। 5 वर्ड्स इनको नहीं कहेंगे, 5 सिंबल होंगे, 5 साइंस हैं, और सबसे बड़ी तकरीबन 17 से 26 साइंस सबसे बड़ी वाली स्क्रिप्ट है। इसका मतलब है कि बहुत ही शॉर्ट है, और ये बड़ा मसला करती है डिसाइफरमेंट में, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट अल्फाज हैं, और 5 एवरेज हो और 17 या 26 एवरेज हो, तो इससे डिसाइफरमेंट के लिए तो एक बहुत बड़ी 5-6 पेजेस चाहिए जिसमें ये बिल्कुल ही लिखी हुई हो स्क्रिप्ट, तो उससे डिसाइफरमेंट में आसानी होती है। इससे ऐसा लगता है कि इंडस वैली के लोग सिर्फ ट्रेड रिलेटेड चीज़ों के लिए सील्स में स्क्रिप्ट अपनी लिखते थे, और हो सकता है कि ये जो इनके किताब हो और बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स हों, ये जो मटेरियल पे हों वो पाम लीव्स हों, केले के पत्ते हों, नारियल के पत्ते हों, और कॉटन के क्लोथ्स हों जिसमें ये लिखते थे, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर पाई जाती थी। उनका एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर ऐसा था। जबकि मेसोपोटामिया में, सुमेर एंड अक्काद में ये लोग एक मट्टी पर लिखते थे, जिस तरह से ये सीड्स होती हैं इस तरह से बड़ी बड़ी टैबलेट्स बनाते थे, तो उनकी राइटिंग्स बच गई हैं, और हमारी राइटिंग्स क्योंकि सॉफ्ट चीज़ होगी जो कि यहाँ पर ज़्यादा होगी, वहाँ पर हम लिखते होंगे, तो ये
इंडस वैली के लोगों की राइटिंग्स महफूज नहीं रही, जो लॉन्ग राइटिंग्स हैं, बस सिर्फ सील्स में ये चंद अल्फाज जो हैं ये महफूज रहे हैं। अब सील्स में क्या लिखा होगा? सील्स में ये फॉरेन स्क्रिप्ट्स तो डिसाइफर हो गई हैं। उसमें कुनाइफॉर्म मैंने बताया था, वो वेल नोन स्क्रिप्ट है। कुनाइफॉर्म में भी ऐसी सील मिली है, तो अगर जिस तरह से वहां पर कुछ लिखा होगा तो अंदाजा हो सकता है कि इंडस वैली में भी ऐसा ही कुछ उनकी सील्स में लिखा होगा। अब उस सील्स में कुनाइफॉर्म की एक सील है, उसमें लिखा हुआ है कि 4 बैग हैं और इतने एक्स नंबर हैं। उसमें कुतानु वर्ड लिखा हुआ है और टेक्सटाइल लिखा हुआ है, टेक्सटाइल है, कुतानु टेक्सटाइल है नाम होगा, और जिसमें सीलिंग है और ABC का नाम है और लिखा हुआ है कि आप इस टेक्सटाइल को मार्क करो अपनी सील से, तो हम कोई कमीशन एजेंट अपॉइंट करें, कोई रिसीवर अपॉइंट करें, ये उसमें वर्डिंग है। तो ऑब्वियसली ये ट्रेड सील है, तो इंडस में भी ऐसा ही कोई होगा, इसमें नाम होंगे और कोई डायरेक्शन दी होगी, ऑनर का नाम होगा, रेसिपिएंट का नाम होगा। हड़प्पन सील्स मोस्टली स्क्वायर स्टेम थी, ये उनकी शेप थी, और इसमें जानवर होता था और जानवर के ऊपर एक लिखाई होती थी। एनिमल मोटिव्स कुछ तो नॉन है और कुछ का पता नहीं है कि ये क्या इमेजिनरी भी हो सकते हैं। हड़प्पन सील्स, इंडस वैली की सील्स जो फॉरेन लैंड्स में मिली हैं, अब ये मटेरियल बहुत पुराना है, 30 साल पुराना है, इसमें कोई नई रिसर्च मुझे नहीं मिली, पुरानी रिसर्च ही मिली है। उसके हिसाब से बहुत सारे नियर ईस्ट में थे, मिडिल ईस्ट में थे, और 30 इंडस की सील्स उन्होंने देखी थी, और उन 30 में से उन्होंने 11 इंडस सील्स की स्टडी की थी। 9 मेसोपोटामिया, सुमेर एंड अक्काद से मिली थी, और ये पीरियड उनका था 2443 से लेकर 2154 बिफोर क्राइस्ट कबले मसीह। ये पीरियड था जब इंडस वैली की सील्स इस पीरियड के दौरान यहाँ से मिली हैं, इनकी स्टडी की गई है। और उन 11 में से 9 यहाँ से मिली हैं और 2 आइसिन लारसा डायनेस्टी थी। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, वही मेसोपोटामिया में ही इंडिपेंडेंट स्टेट था, और लेटर डोर का था, क्योंकि लेटर ऑन फिर ये उनकी एम्पायर टूटी हैं और छोटे छोटे सिटी स्टेट्स बन गए हैं। जो पहले भी थे, फिर एम्पायर बनी, फिर भी वो सिटी स्टेट्स बने। तो वो 2025 से 1763 बिफोर क्राइस्ट में ये यहाँ से 2 मिली हैं। अर्नेस्ट मक्के, उन्होंने 100 साल पहले ये इनकी डिस्कवरीज की हुई थी। 1923 में ये इतनी तादाद है वो लिखी हुई है, और ये वहाँ के जो इलाके हैं, तेल ओहेमर एक इलाका है, वहाँ से मिली है। तेल ओहेमर ये अभी का नाम है। तेल मतलब तीला, जो हम दड़ो कहते हैं, ओहेमर का दड़ा जो हम बोलेंगे, लेकिन वो तेल ओहेमर अरबी का लफ्ज है तेल, तो उसमें मिले हैं। और हिब्रू में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही लफ्ज है, जैसे तेल अवीव कैपिटल है इजराइल का, तो तेल ओहेमर से ये मिली है। और अर्नेस्ट मैके ने, ये एक पेवमेंट था, बड़ा स्ट्रक्चर था, जो किंग हामुरप्पी, एक बहुत बड़ा किंग था उनका, जिसने लॉज बनाए थे, उससे कहते हैं कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन उस बादशाह ने बनाया था, या पहला कानून की किताब उसने बनाई थी। और उनका एक बेटा था सामसू इलूना, 1749 से 1712 कबले मसीह, उस दौर की ये सील्स मिली है। ये मतलब आखिरी दौर है, इसके बाद इतनी सील्स नहीं मिली। और फिर ये थ्रू आउट नियर ईस्ट ये सील्स मिली हैं, जो इंडस की सील्स थी, जो फॉरेन लैंड्स में मिली हैं। नेचर ऑफ फॉरेन सील्स ये है कि इंडस वाली सील्स 2 काइंड्स की मिली हैं। इंडस स्क्रिप्ट की स्क्वायर स्टैम्प शेप वाली सील्स मोहनजोदड़ो में ही बनती थी और इंडस वैली के दूसरे शहरों में ही बनती थी, लेकिन राउंड स्टैम्प सील जो फॉरेन में मिली हैं वो फॉरेन में ही बनती थी, लेकिन उनमें इंडस स्क्रिप्ट थी। मेसोपोटामिया में उर शहर था, तेल अस्मार वगैरह, वहां पर वो मिली हैं, और बहरीन में भी मिली हैं। और मोस्टली इनमें भी एक जानवर होता है बाइसन, जो इंडस स्क्रिप्ट यूनिट ऊपर लिखी हुई होती है, नीचे एक बाइसन जानवर होता है और वो ज़्यादा इसमें पाया गया है। जबकि इंडस वैली से जो सील्स आई हैं उनमें यूनिकॉर्न एक सींग वाला जानवर वो ज़्यादा पाया गया है। मेसोपोटामियन सील्स ये सिलेंडर शेप की होती हैं। स्क्वायर स्टेम सील ज़्यादातर इंडस वैली में ही बनती थी और एक्सपोर्ट होती थी फॉरेन लैंड्स में। इंडस वैली की सी ट्रेड थी 2550 या 2600 बिफोर क्राइस्ट से 1800 या 1900 बिफोर क्राइस्ट तक ये रिकॉर्डेड है फॉरेन इलाकों में ट्रेड इंडस वैली की वाया सी। मेसोपोटामिया में सुमेर एंड अक्कद हो गए, दिलमून जो आज का बहरीन, फलाइका, तारूत ये आइलैंड है, और मगन जो आज का ओमान, ईरानियन मकरान वहाँ के शहर हैं, जैसे रास अल जुनैस ये वहाँ का इलाका था, वहाँ पर इंडस पोट्री मिली है। और मेलूहा
मेलुहा इंडस वैली का नाम प्रिज्यूमेबली है और ये शायद पार्शली इस इलाके का नाम हो। मेलुहा कोई सेलर्स की कम्युनिटी भी हो सकती है, जैसे मल्हा कम्युनिटी है जिसको मोहाना कहते हैं, और ये मकरान और गुजरात में होगी। लेकिन इसको एज अ होल इंडस वैली भी कहा गया है, कह सकते हैं। एग्जैक्टली श्योर नहीं है, लेकिन या एज अ होल इंडस वैली को ये मेलुहा कहते थे या पार्शली इसको कहते थे मेलुहा। लेकिन ये टर्म इंडस वैली के बारे में फॉरेन सील्स में, फॉरेन अकाउंट्स में मौजूद है। इंडस वैली के लोग वहाँ पर ट्रेड करते थे मगन, दिलमून और सुमेर एंड अक्काद में, मतलब मॉडर्न डे ओमान हो गया, बहरीन हो गया और इराक में। तो ट्रेड के आइटम सेमी प्रेशियस स्टोन्स थे और कुछ जानवर थे, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल था, रॉ मटेरियल्स थे, एक ज्वेलरी थी, कार्नेलियन बीड्स। ये शायद रेड कलर का होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये जेवरात थे जो 2 जगहों पर बनते थे। एक तो ये बनते थे लोथल में, गुजरात में, और एक इनकी दूसरी किस्म थी एच्ड कार्नेलियन बीड्स। ये 7 में बनते थे और ये 7 के मशहूर थे। तकरीबन उर शहर में ये 7 के जेवरात मिले हैं, कार्नेलियन बीड्स, फ्रॉम 2500 टू 2334 बिफोर क्राइस्ट की ये डेट बताई गई है कि ये वहां पर मिले थे यहाँ से। उसके अलावा एक लकड़ी थी, वुड थी, उसको उसू वुड कहते थे और एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ ये कौन सी वुड होगी। गोल्ड डस्ट भी इंडस के ताजर, ट्रेड मर्चेंट्स ये वहां पर लेकर जाते थे। गोल्ड अपने फुल फॉर्म में तो नहीं था, लेकिन ये डस्ट थी गोल्ड की। उसके अलावा मैंग्रोव प्लांट जो सिंध के कोस्टल एरियाज में मिलता है, ये भी प्लांट की लकड़ी वहां पर लेकर जाते थे। इसका भी कोई खास पर्पस था और ये उनको बहुत पसंद थी कि सिंध के डेल्टा से ये मैंग्रोव प्लांट की लकड़ी ये भी वो एक्सपोर्ट करते थे। आफ्टर दैट पीकॉक, मोर, ये भी बड़े वो वहां पर एक्सपोर्ट करते थे। मिडिल ईस्ट के लोगों को इंडस का मोर इतना पसंद था कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस बताते हैं, ये पुराने ट्रेडिशंस हैं, मतलब के 500 कबले मसीह यहाँ तक के अराउंड होंगे, लेकिन नियरली ट्रेडिशंस कंटिन्यू चलता आ रहा है कि वो बुद्धिस्ट कहते थे कि हमने सुना है कि पास में ये बाबुल वाले लोग जो इराक का शहर है, वहाँ के लोग मोर लेते थे और एक एक मोर 1000 गोल्ड कॉइन्स के जितना कीमती एक मोर होता था। 1000 गोल्ड कॉइन्स, मतलब आज अगर थरपारकर में मैंने 3-4 साल पहले गया था तो मैंने पता करवाया था, वहाँ पर मोर 3-4 हजार रुपए का ही था। और वो भी एक्सपोर्ट पर पाबंदी है, थरपारकर में ही मोर आप लें, आप थरपारकर से बाहर नहीं लेकर जा सकते मोर। इतना थोड़ा बहुत वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रेड की। लेकिन उस दौर में आप सोचे कि 2-3 हजार पे आज के क्या है, और वो 1000 गोल्ड कॉइन्स थे। बाबुल के लोग मोर लेते थे और उनको बड़ा सिखाया हुआ था इंडस वैली के ट्रेडर्स ने। ये भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस बताते हैं कि इंडस के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने मोर को ट्रेन किया हुआ था। उनको एक तो चुटकी होती थी, चुटकी बजाने से मोर शोर करता था और ताली बजाने से मोर डांस करता था। ये तो मैंने आज भी नहीं देखा कि इस तरह से हुआ। बंदर का खेल तो मदारी दिखाते हैं, लेकिन मोर को अगर चुटकी बजाएं तो मोर आवाज निकाले और ताली बजाएं तो मोर डांस करे, ये मैंने अभी तो नहीं देखा, लेकिन वो ऐसा करते थे तो मतलब मुमकिन है ऐसा। इंडस वैली का जिक्र क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट में मौजूद है जो मॉडर्न डे इराक, मेसोपोटामिया में मिली है उसमें, लेकिन ये सिर्फ एक वर्ड मेलुहा इसका पता चलता है, बहुत ज्यादा नहीं पता चलता। मेलुहा 24th सेंचुरी कबले मसीह से ये मेंशन आ रहा है और 19th सेंचुरी कबले मसीह तक ये इसका जिक्र मिलता है। इसके बाद 400 साल तक खामोशी है, कोई जिक्र नहीं है मेलुहा का, मतलब 19th सेंचुरी के बाद। और अचानक 15th सेंचुरी कबले मसीह में फिर मेलुहा लफ्ज अपीयर होता है, लेकिन ये जब रीअपीयर हो रहा है क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट में तो ये अब इथियोपिया से जो लोग आ रहे हैं उनको मेलुहा कह रहे हैं कि अब मेलुहा की ट्रेड वहां से शुरू हो रही है अफ्रीका से। लेकिन क्योंकि अफ्रीका में इथियोपिया हो गया या क्या, तो वहां पर कोई भी इंडस की स्क्रिप्ट नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने नाम दे दिया है उन लोगों को मेलुहा का। अब नाम देने की क्या वजह हो सकती है? एक तो ये कि मेलुहा लफ्ज उसका मतलब ब्लैक कलर भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक कलर
तो नहीं है। घी ब्लैक कलर होता था उनका सुमेरियन वर्डिंग में, लेकिन वट एवर मीन्स, हो सकता है मेलुहा और ये इथियोपिया अफ्रीका नाम उनको दे दिया हो कि वो भी समुंदर से आते थे ट्रेड करने और ये भी समुंदर से आते होंगे, तो 400 साल के बाद इन्होंने उनको नाम दे दिया। लेकिन वो इंदस के लोग नहीं होंगे, क्योंकि कोई ट्रेस नहीं मिलता, कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती कि इंदस की स्क्रिप्ट वहां पर अफ्रीका में पाई गई हो, तो ये लोग मेलुहा उनको कहने लगे। और 400 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, 400 साल में पता नहीं कितनी जनरेशंस चेंज हो जाती हैं, तो उन्होंने नाम दे दिया होगा। ये इसका कोई मीनिंग होगी, पर्पस होगा। ये 2000 बिफोर क्राइस्ट में एक लिटरेरी कंपोजिशन है, लिखी गई है क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट में मेसोपोटामिया, सुमेर और अक्काद में, और इसका टाइटल था एंकी एंड वर्ल्ड ऑर्डर। एंकी कोई पानी का खुदा था इनका, सुमेरियंस का। उसमें गॉड एंकी है, वो एक कश्ती पर सवार है और वो सेल करता है इंदस की तरफ, और वहां पर पहुंचता है तो अपना फैसला सुनाता है उस जमीन के बारे में, वहां के लोगों के बारे में। इसकी ट्रांसलेशन है कि He decreased his faith। अब इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि उसने दुआ की, या डिक्रीज फेथ मतलब उसने ब्लेसिंग दी। ये मेरे ख्याल से ये ट्रांसलेशन है क्रेमर और मायर। बस इस लैंड की तारीफ की गई है इंदस वैली की, 4000 साल पुरानी इस पोएम में। और ये क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट जो मेसोपोटामिया की थी, ये स्क्रिप्ट जो थी वो उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी, लेकिन अब इसकी ट्रांसलेशन है, अब कहते हैं कि ओ काली जमीन, कुर कहते हैं जमीन को। अब ये काली जमीन है, इन्होंने ट्रांसलेशन की, हो सकता है इसका मतलब हो कि घनी जमीन, बहुत ही जरखेज जमीन, ऐसा भी उसका मतलब हो सकता है, या काले लोगों की जमीन, ऐसा भी उसका मतलब हो सकता है, कलर भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन तो काली जमीन है, लेकिन ये कोई घनी जमीन होगा इसकी ट्रांसलेशन। एक काली जमीन, कुर जमीन, तुम्हारे दरख्त बड़े घने हो, मतलब मे योर ट्रीज बिकम लार्ज ट्रीज, तुम्हारे दरख्त बड़े दरख्त हो जाएं, उनकी लकड़ियों से बादशाहों के तख्त बनाए जाएं। ये एक कहा गया है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे जो दरख्त हैं वो बहुत बड़े दरख्त बने और उनकी लकड़ियों से जो है तख्त बनाए जाएं, और तुम्हारी रीढ़ उससे बड़े बड़े वेपन्स बने, हथियार बने, और जंग के मैदानों में तुम्हारे बने हुए हथियार वो इस्तेमाल हों। ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे रॉ मटेरियल से लोगों के तीर कमान सजें, हथियार सजें। उसके बाद लिखा है कि तुम्हारे जो गायें हैं, बैल है, काव है, बुल है, ये तुम्हारे जानवर बहुत ही बड़े जानवर हों, मेरी दुआएं बहुत ही सेहतमंद हों, और उनका रोर, उनकी आवाजें वो बहुत ज्यादा सुनाई दी जाएं। अब ये तो शायरी तो बहुत ही स्मूथ होगी, 4000 साल पुरानी, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसलेशन आ रही है कि वो जो है वो आप उसको इमेजिन करें कि बड़े बड़े बैल, गायें, थर पार्कर में इतनी बड़ी गायें होती हैं जिनके बड़े बड़े सींग होते हैं आज भी। और हाया बर्ड्स का नाम है, ये भी शायद मोर का नाम हो, ये पीकॉक का नाम हो। हाया बर्ड्स तुम्हारे, उनकी शाउट, उनका चिल्लाना वो रॉयल पैलेसेस में, महलात में सुनाया जाए। इसका मतलब कि वही मैं बताया था कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में था, इंदस वैली के मर्चेंट्स मोर को चुटकी बजाने से कहते थे कि अब मोर शाउट करता था, ताली बजाने से डांस करता था। तो ये वही उस पोएम में बताया गया कि मोर वैसे करें तुम्हारे, मतलब कि रॉयल पैलेसेस की जीनत बने। उसके बाद है तुम्हारा सिल्वर गोल्ड में तब्दील हो जाए और तुम्हारा कॉपर ब्रॉन्ज में तब्दील हो जाए, ऐसी कोई ट्रांसलेशन है। और सब कुछ जो भी तुम करो, जो भी तुम्हारे पास हो, वो इंक्रीज हो जाए, वो मल्टीप्लाई हो जाए, ये किस्म की दुआ है। तुम्हारे मेल्स, तुम्हारे मर्द हजरात, वो एक दूसरे से आमने सामने मजबूत बेल की तरह टकराएं, जो बुल्स होती हैं जो उनकी तरह जो टकराते हैं ना, जैसे हम कहते हैं रेड बुल बड़ी पावरफुल है। तो यही वही बताया गया है कि तुम्हारे जो पहलवान हैं, तुम्हारे जो जंगजू हैं, हिंदी में कहते हैं योद्धा, तो वो तुम्हारे पहलवान वो बड़े मजबूत हों, एक दूसरे से इतने टकराएं, मतलब कि इतने चुस्त हों। कुर्गी मतलब कि ब्लैक कलर या काली सॉइल, ये ट्रांसलेशन की गई है। कुर्गी ब्लैक कलर, काली सॉइल। पता नहीं है कि ये, मेरे हिसाब से तो ये काली सॉइल नहीं होगा या काली कलर नहीं होगा, ये मोस्टली घनी जमीन होगा, लेकिन ट्रांसलेशन ये हो सकता है वहां पर इसको मीनिंग ये दी गई हो। ऐसा लग रहा है कि इसमें इंदस वैली सिविलाइजेशन की डिटेल में तारीफ की गई है। एक पोएम है जो वहां पर उन्होंने लिखी है इंदस वैली की जमीन के लिए।
मेलुहा लफ्ज इंदस वैली के लिए बहुत यूज हुआ है। ये सबसे पहले सारगोन ऑफ अक्कद इस बादशाह ने लिखा था। ये बादशाह दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह था और इसने सबसे पहले एम्पायर बनाई थी और इसकी क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। ये 2334 से 2279 बिफोर क्राइस्ट में ये एक स्क्रिप्ट मिली है। इस एरा की ये स्क्रिप्ट मिली है। इसमें सारगोन बताते हैं कि बड़े बड़े मुल्कों से कश्तियां जो है वो मेरे हार्बर पर उतरती हैं और अपना सामान उतारती हैं। उसमें पहला नाम उसने मेलुहा दिया है, दूसरा मगन और तीसरा उसने दिलमून का दिया है। अब ये ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि मेलुहा जो सबसे दूर इंदस वैली थी, इराक से, मेसोपोटामिया से, सुमेर एंड अक्काद से, वो सबसे पहले उसने लिखी है मेलुहा, फिर मगन जो ओमान और फिर बहरैन दिलमून, और इस अरेंजमेंट से उसने लिखा है। तो ये भी बताता है कि एक लिटरेरी टेस्ट था उन लोगों में इतने हजार साल पहले। ये तो अब 4,500 साल पहले की बात है। उसके बाद मेलुहा लफ्ज एक लगाश, वहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट था, वो लेटर टाइम में सारगोन के इनके बाद। ये गुदिया एक बादशाह का नाम था, रूलर था, और लगाश स्टेट था। तो गुदिया रूलर ने जो किंग ऑफ लगाश था, इंडिपेंडेंट स्टेट था, उसने एरा 2144 से 2124 बिफोर क्राइस्ट, इस एरा में साउथ इराक मेसोपोटामिया में। अब उन लोगों ने जिक्र किया है इंदस के लोगों का। पहले तो ये कहा है कि ये ट्रेड के सिलसिले में उसू वुड, एक वुड था, लकड़ी थी, वो लाते थे। गोल्ड डस्ट भी लाते थे, कार्नेलियन की ज्वेलरी भी लाते थे, इस सेमी प्रीशियस स्टोन की, जो मैंने बताया था लोथल और सेवन से मिलती थी। लोथल से एक डिफरेंट टाइप मिलती थी, सेवन की टाइप ज्यादा मशहूर थी। एच्ड कार्नेलियन बीड्स वो यहाँ पर इस्तेमाल होती थी। तो उसके अलावा कोई रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट भी करते थे। तो उन्होंने कहा है कि इंदस वैली के लोगों ने यहाँ पर आए, यहाँ पर रुक के उन्होंने हमारा टेम्पल बिल्ड करने में हमें मदद की। और ये टेम्पल उस शहर की सबसे प्रोमिनेंट प्लेस थी, उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, आर्किटेक्चर होगा। तो इंदस वैली ने वो टेम्पल बनाने में इनकी मदद की और उसके बाद ये यहाँ पर ही आबाद हुए। तकरीबन 35 साल तक इनकी सेटलमेंट यहाँ पर आबाद हुई। ये सेटलमेंट, इसका एरा 2105 से 2071 बिफोर क्राइस्ट बताया जाता है। और बाद में ये जो लोग मेलुहा से थे वो फुल्ली मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, सुमेर एंड अक्काद, बाबुल की सिविलाइजेशन, लगाश की, इनमें पूरी तरीके से ये जज्ब हो गए, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में जज्ब हो गए। कुछ जनरेशंस बीती हैं। अब उस जनरेशंस के बाद जब ये टेक्स्ट मिले हैं जिनमें इनका जिक्र है, उसमें मेलुहा, अब ये इनका नाम एक गांव का नाम भी है और दूसरा इनके लोगों का नाम, बच्चों का नाम भी मेलुहा रखने लग गए थे। टेलो एक शहर है वहां पर, उसके करीब ये एक गांव था। अब वहां पर जो उन्होंने फिर सुमेरियन नाम्स रखने शुरू कर दिए। ये रिसर्च है G.W. हंटर की, 100 साल पुरानी रिसर्च है और लेटेस्ट रिसर्च अभी मुझे नहीं मिली। जरूरत है रिसर्च की, G.W. हंटर की रिसर्च पर और फर्दर काम करने की जरूरत है कि उस स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा एक्सकेवेशन की जाए। हो सकता है कि इंदस स्क्रिप्ट की डिसाइफर करने में वहां पर मदद मिल जाए। अब ये G.W. हंटर की बात है। दूसरा, इराक की अभी एंट्री भी बहुत मुश्किल है, पता नहीं स्कॉलर्स कितनी प्रोग्रेस करते होंगे वहां पर। मेलुहा के अलावा हम पार्शल डिसाइफरमेंट कर सकते हैं इंदस स्क्रिप्ट की, कि ये एक लफ्ज ही सिर्फ मेलुहा मिला है इंदस वैली के बारे में, कोई और दूसरे भी लफ्ज हों, कोई और नाम भी हों, लोगों के नाम हो, कुछ ऐसा मिले। तो उसमें एक राउंड सील है, गोल किस्म की सील्स हैं जो हमें पता है कि इंदस स्क्रिप्ट उनमें थी, लेकिन वो फॉरेन में ही बनती थी, वो इंदस वैली में नहीं बनती थी। उनको अगर थोड़ा और स्टडी किया जाए, जो मेसोपोटामिया में सुमेर, अक्काद, दिलमून, बहरैन, इन जगहों से ये नियर ईस्ट से मिली हैं और किश आइलैंड में भी मिली हैं। यूनिकॉर्न, एक सिंग वाला कैरेक्टरिस्टिक जानवर वहाँ का था इंदस वैली का, पता नहीं इमेजिनरी था शायद, असली में तो एक सिंग वाला जानवर नहीं होता। और ये भी उनके मोटिव्स में लिखा हुआ मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, पार्शियल डिसाइफरमेंट हाइब्रिड सील्स के बारे में। अब राउंड स्टेम सील ये फॉरेन में बनती थी, इसमें इंदस स्क्रिप्ट थी, इंदस के लोग वहां पर ही बनाते थे। स्क्वायर स्टैम्प इंदस वैली में बनती थी, मोहनजोदड़ो और इन शहरों में।
राउंड स्टेम सील में जो इंडस स्क्रिप्ट लिखी हुई है, अब लग रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये फॉरेन वालों का ही नाम लिखा हुआ है, मतलब कि ये सुमेरियन नाम लिखा हुआ है, ये इंडस वैली का नाम नहीं लिखा हुआ। क्योंकि ये जो साइन की जो सीक्वेंस है इसमें ये जो कुछ साइंस हैं ये इतने आम हैं कि इंडस वैली की काफ़ी स्क्रिप्ट में इनमें से एक साइन है जो 10% स्क्रिप्ट में पाई जाती है, कई बार रिपीट हुई है, कुछ 100 बार रिपीट हुई हैं साइंस, लेकिन इस सीक्वेंस में नहीं रिपीट हुई। रिपीट तो हुई है, एक जगह पर ये साइन आती है, फिर कुछ और साइंस आती हैं, फिर बाद में कुछ और आती हैं, लेकिन एग्जैक्टली इस पैटर्न की साइन वो रिपीट नहीं हुई। हालांकि इतनी आम है कि मोर देन 10% इंडस की सील्स में ये साइन मिलती है, लेकिन एक बार भी इंडस वैली के इलाके में ये साइन इस सीक्वेंस से रिपीट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जो लिखा हुआ है वो इंडस वैली के लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ, सुमेरियन कोई नाम लिखा हुआ है। और ये पार्शियल डिसाइफरमेंट है। इससे ये पता चलेगा कि ये जो इंडस वैली का ये जो शेप बना हुआ है, इस शेप का मतलब क्या है अगर हमें फॉरेन नाम का पता चल जाए। ये एक और नाम है, मोस्ट प्रोबेबली ये नाम भी इंडस वैली का नाम है और हाइब्रिड स्क्रिप्ट्स में ही ये नाम लिखे हुए मिलते हैं। ये क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट में मिला है मेसोपोटामिया में, लेकिन इसमें भी कोई ऐसा लग रहा है कि ये कोई अनयूजुअल सुमेरियन नाम है, कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो बहुत ही फेमस नाम हो। और इसकी ये कोई समझ में नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या हुआ है, फुली लेजिबल नहीं है, लेकिन इसकी डिसाइफरमेंट की जाए तो दो किस्म की डिसाइफरमेंट इसकी हुई है। एक डिसाइफरमेंट में एक नाम आता है, दूसरी में एक फ्रेज आता है। तो जो नाम आता है वो ये है कि या इसमें लिखा हुआ है लफ्ज है सक या का, या इसका मीनिंग है कू या मा, या सी या बा, ये तीन इसके सिंबल्स हैं, सक या का, कू या मा, सी या बा, और ये मिलकर फ्रेज बनता है का इनिम दब्बा। का इनिम दब्बा का मतलब ये है कि वो इंसान जिसका माउथ सीज था, या मतलब जो गूंगा था या बोल नहीं सकता था, ऐसा कोई मतलब हो सकता, या हकलाता था। या ये फ्रेज का मतलब ये है, या इसका मतलब ये है कि सगमा बा या सगमा। सगमा की ट्रांसलेशन ये है कि प्रॉपर नाम है। हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी इंसान का नाम सगमा था। अगर उसका नाम सगमा नहीं था तो, और सगमा बहुत ही अनयूजुअल सुमेरियन नाम है, ऐसा सुमेरियन लैंग्वेज में सगमा नाम नहीं आता, तो ये इंडस वैली किसी इंसान का नाम सरवाइव हो गया हो इस स्क्रिप्ट में। और अल्टरनेटिवली ट्रांसलेशन इसकी ये है कि वन हुज माउथ इज सीज्ड, एक इंसान जो बोल नहीं सकता, गूंगा, या ऐसा कोई नाम इसका एट्रीब्यूट हो सकता है। उसके बाद नाराम सन एक बादशाह था जो सारगोन ऑफ अक्कद बादशाह का ग्रैंडसन था। 2254 से 2218 बिफोर क्राइस्ट में इसका ये टाइम पीरियड बताया जाता है, सुमेर और अक्काद का। और इस दौर में एक म्यूटिनस किंग्स की लिस्ट बनाई गई है कि नाराम सिन के खिलाफ पूरी दुनिया ने बगावत कर ली थी, और उस बगावत में जो बादशाहों के लिस्ट है वो 1979 में ट्रांसलेशन की गई किसी अंग्रेज ने। तो उसमें लिखा है कि एक इंडस वैली का एक रूलर था जिसने बगावत की थी नाराम सिन के खिलाफ, उसका नाम था जिब्रा। अब ये अंग्रेजी में टर्म है जिब्रा, हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ दूसरी हो, इस तरह से हम इन सिंध हम कह सकते हैं कि जिब्रा जिब्रा, या ऐसा कोई नाम, ऐसा कोई वर्डिंग, थोड़ी साउंड चेंज कर सकते हैं। तो अंग्रेजी में इसका जिब्रा ये नाम भी सरवाइव हुआ है, जिस तरह सगमा सरवाइव हुआ है। हो सकता है जिब्रा नाम भी किसी इंसान का हो जो रूलर हो किसी शहर का, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे किसी शहर का, और उसका नाम ये वहां पर क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट में सुमेर और अक्काद में सेव हो गया है उस लिस्ट में कि रूलर जिन्होंने नाराम सिन के खिलाफ बगावत की थी। सबसे फेमस मेलुहा के बारे में जो इंसान का नाम सील्स में फेमस हो गया है, और सील बहुत ही खूबसूरत सील है, अच्छी कार्व्ड सील है, उसका नाम है सू इलिसु। सू इलिसु नाम ये एक अक्कादियन दौर की सिलेंडर सील है। मेसोपोटामिया में सिलेंडर शेप की सील बनती थी। इसमें क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि एक मेलुहा से एक इंटरप्रेटर आया था, और उस इंटरप्रेटर लैंग्वेज को, मेलुहा लैंग्वेज को और इनकी मेसोपोटामिया की लैंग्वेज को आपस में इंटरप्रेट करता था और ट्रांसलेट करता था। इसका नाम था सू इलिसु। इसकी सील भी बहुत अच्छी है। ये सील अच्छा एक सीन बना हुआ है। इस सीन में
एक फीमेल, एक औरत है जो सीटेड पोजीशन पर बैठी हुई है, जिसके झोली में एक बच्चा है। इस फीमेल के बहुत बड़े बाल हैं और इसके सर पे एक हॉर्न है, सींग वाला कोई ताज है। हॉर्न सींग वाला ये जो ताज था, इसकी सिग्निफिकेंस थी, मतलब कि कोई डिवाइन फिगर है या कोई रॉयल फिगर है। और बच्चा, इसको इंटरप्रेट किया गया है कि हो सकता है ये कि सील का ऑनर को इन्होंने ये बच्चा करार दिया है, या इस फीमेल की एट्रीब्यूट होगा कि ये बहुत ही खुशमिजाज होगी, बच्चों से प्यार करती होगी, इस किस्म से। और एक और भी इसमें शख्स है जो नीलिंग पोजीशन में जग को इस तरह से खड़ा करके दे रहा है, सर्व कर रहा है। इसका पर्पस पता नहीं क्या है। और 2 इस सील के एज पर हैं और ये टूटी हुई है, इसका पता नहीं चलता कि वो उनका पर्पस क्या है। और एक कपल अप्रोच कर रहा है इस फीमेल को जिसके झोली में बच्चा है। अब ये कपल भी हो सकता है सील का ऑनर हो, उसको डिपिक्ट किया गया हो, और उसकी वाइफ हो, उसको डिपिक्ट किया गया हो, तो ये हो सकता है। लेकिन ये जो सीन है इस स्क्रिप्ट में, ये सीन भी ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीपल टाइम्स ये सील बनी होगी और डिफरेंट लोगों को ये सीन वाली सील दी गई होगी कि इस सील का कोई एक पर्पस होगा, शायद एक्सेस हो उस सू इलूसू का इनके प्रीस्ट के पास या इनके बादशाहों के पास, इनकी फीमेल डाइटी के पास, इनकी फीमेल क्वीन के पास। लेकिन ये कि जो स्क्रिप्ट है वो तो इसी एक बंदे की स्पेसिफिक स्क्रिप्ट है, लेकिन सीन हो सकता है ये इन्होंने दूसरों को भी ये सील वाला सीन दिया गया हो सकता है कोई एक्सेस हो। जो भी हो, सू इलूसू बहुत ही इज्जत वाला इंसान लग रहा है, बहुत ही रॉयल लग रहा है, इसकी काफी रिस्पेक्ट हो रही है वहां पर। तो ये सू इलूसू का नाम सरवाइव हुआ है और इस शख्स के बारे में इतनी ज्यादा दरियाफ्त नहीं हुई, लेकिन पता चलता है कि ये भी एक शख्स था जिसका नाम सरवाइव हुआ है। लास्ट में हम देखेंगे चाहूजोदड़ो। ये चाहूजोदड़ो जिस तरह से मोहनजोदड़ो है सिंध में आता है, नवाब शाह और सकरंद के पास इसका ये रोइंस हैं। चाहूजोदड़ो लेट दौर को शो करता है, इंडस वैली का जो आखिरी दौर था उसको शो करता है। इसके बाद इंडस वैली डिक्लाइन की तरफ जारी थी। तो चाहूजोदड़ो में एक इस तरह से स्क्रिप्ट मिली है जो इंडस स्क्रिप्ट है। ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है, जो सिंबल्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब कि चाहूजोदड़ो का नाम है। चाहूजोदड़ो तो हमने नाम दिया ना, दड़ो मतलब मैंने कहा था अरबी में टेल कहते हैं, हम सिंधी में दड़ो कहते हैं, टीला कहते हैं उर्दू में। तो ये तो हमने नाम दिया है विलेज के पास का नाम, लेकिन वो लोग क्या कहते थे उसमें हो सकता है कि ये सिंबल्स हो, इनका मतलब चाहूजोदड़ो का नाम हो। इसमें यहाँ पर सील्स आती हैं। सील नंबर 5024, इसमें ये सिंबल आता है शुरू में और बाद में ये दूसरे सिंबल आते हैं। और सील नंबर 0413, शुरू में ये सिंबल आते हैं और ये पहला वाला सिंबल नहीं आता। इसी तरह सील नंबर 5036 के शुरू में ये सिंबल आते हैं स्पेसिफिक और बाद में दूसरे सिंबल आते हैं। और सील नंबर 2375 में ये सिंबल शुरू में नहीं आता और दूसरे सिंबल आते हैं। तो अंदाजा यही होता है कि जो शुरू वाला सिंबल है इसका मतलब चाहूजोदड़ो का नाम है। उसका इसलिए अंदाजा होता है क्योंकि ये मोहनजोदड़ो और चाहूजोदड़ो की सील्स को कंपेयर कर रहे हैं हम। अब कोई एक भी सील नहीं है, मोहनजोदड़ो में तो छोड़ दें, लेकिन पूरे इंडस वैली में कोई ऐसी सील नहीं है जिसमें ये जो चाहूजोदड़ो की सील के ये जो 2-3 लफ्ज हैं, जो 2-3 साइंस हैं, ये मिली हो। सिर्फ चाहूजोदड़ो से ही जो साइंस मिली है ये वाली, ये बहुत ही स्पेसिफिक चाहूजोदड़ो की साइंस है और ये शो कर सकता है कि इसका नाम, इस शहर का नाम इस साइंस के थ्रू लिखा जाता था। वैसे तो एक मोहनजोदड़ो भी हमने नाम दिया, कोई उन लोगों ने मोहनजोदड़ो नहीं बोलते थे कि हमारा शहर है, मुर्दों का शहर है, ऐसे थोड़ी बोलते थे। तो मोहनजोदड़ो की भी एक सील मिली है, उसमें एक चिकन मुर्गी है और एक 4 कॉर्नर्स का बना हुआ है जिस तरह से शहर टाइप होता है। तो कहा गया है कि इसका मतलब ये है कि ये सिटी ऑफ चिकन्स, मुर्गों की लड़ाई होती थी, आज भी सिंध में मुर्गों की लड़ाई होती है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब हो सकता है कि ये इसका मोहनजोदड़ो का नाम कुकू तरना हो सकता है, सिटी ऑफ चिकन्स। ये शायद ड्रेविडियन स्कॉलर्स ने कहा था, लेकिन ये एस्को पार्पोला डिसाइफरिंग ऑफ इंडस स्क्रिप्ट में भी नहीं है, जॉन मार्शल के किताबों में भी नहीं है, अर्नेस्ट मके के किताबों में भी नहीं है, और मैंने किसी स्कॉलर को भी नहीं, मार्क की नोयर जो स्कॉलर हैं, मैंने इनको सबको देखा, लेकिन कहीं पर भी मोहनजोदड़ो का ये सिटी ऑफ चिकन्स नहीं बोला गया। लेकिन चाहूजोदड़ो की ये काफी जो सील्स को कंपेयर किया गया है एस्को पार्पोला ने, लगता है कि चाहूजोदड़ो लफ्ज की ये सिंबल्स होंगे।
तो ये आज की वीडियो थी। इसमें हमने इंडस सिविलाइजेशन के लॉस्ट इंसानों जो खो गए हैं उनको रीडिस्कवर करने की कोशिश की। ये डायरेक्ट एविडेंसेस हैं और उन लोगों की रीडिस्कवरी की। वैसे तो इनडायरेक्ट रेफरेंसेस बहुत हैं, बहुत से एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं हिंदुइज्म के और ईरानियन आवेस्ता। इन स्क्रिप्चर्स में इनडायरेक्ट रेफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स और आवेस्ता जो ईरानी स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी हम देखेंगे। ये फिलहाल डायरेक्ट एविडेंसेस थी जो हमने कोशिश की कि उनको रीडिस्कवर करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए टेक केयर।